हाँ, ध्यान देंगे। आज हम लोग जो है फिजिक्स में यानी भौतिकी में आपेक्षिक अपवर्तनांक पढ़ेंगे। अपवर्तनांक के बारे में आप लोगों को पढ़ाए थे, उसको अगर आप समझ रहे हैं तो आपेक्षिक अपवर्तनांक को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक समझने के पहले वर्तनांक पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे जो आपको समझा चुके हैं। वायु का जल का अपवर्तनांक कैसे लिखा बताएं आपको निकालने के लिए। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, इसको हम जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी हम कहते हैं। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको यह चीज नहीं बताए थे, इसलिए बताने के लिए हम आज जो है फिर इसको शुरू किए। जल का अपवर्तनांक कहिए या जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहिए, इसको निकालने के लिए हम यही ना बताए थे कि वायु में प्रकाश का चाल, वायु में प्रकाश का चाल अनुपात जल में प्रकाश का चाल होता है। जल में प्रकाश का चाल यानी वायु में प्रकाश के चाल और जल में प्रकाश के चाल के अनुपात हम जो निकालेंगे उसी को हम जल का अपवर्तनांक या जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। उसी तरह से हम कांच का अपवर्तनांक या कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे। कांच का अपवर्तनांक जब निकालेंगे या कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो वायु में प्रकाश का चाल ऊपर रहेगा और नीचे कांच में प्रकाश का चाल रहेगा। ये सारी चीजें समझाए थे। चलिए, आज हम समझाएंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब देखिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कहते हैं। रिफ्रैक्टिव REFRACTIV इंडेक्स INDEX, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? किसी दो माध्यम का जो हम अपवर्तनांक निकालेंगे और उसी का अनुपात निकाल लेंगे, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक का अनुपात हम निकालेंगे तो उसी को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। यानी किसी एक माध्यम के अपवर्तनांक का तुलना किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से अगर करते हैं तो उसी को हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, या एक के माध्यम के तुलना में दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब चलिए, इसको उदाहरण से हम बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। माना कि माध्यम एक का अपवर्तनांक
निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक का ऊपर हम जिक्र किए हैं, इसलिए निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे। माना कि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 इसलिए माध्यम 2 के अपेक्षा माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? अपवर्तनांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? तो माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, इसको हम ऊपर लिख देंगे और माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है n2 उसको हम नीचे लिखेंगे। यानी माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इन दोनों के अनुपात को हम निकालेंगे। वही अनुपात माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, या इसको हम आपेक्षिक अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं। यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक का संकेत n हो जाएगा, या बराबर होगा n1 बट्टा n2। अब देखिए, अगर हम मानते हैं कि माध्यम 1 में प्रकाश का चाल अगर c है, माना कि माध्यम 1 में प्रकाश का चाल c1 तथा सुशांत क्या कर रहा है? माना कि माध्यम 1 में प्रकाश का चाल c1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश का चाल c2 और वायु में प्रकाश का चाल c है। वायु में प्रकाश का चाल c है। तो ऐसी स्थिति में माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे, या आपेक्षिक अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे? यानी हम n21 कैसे निकालेंगे? यहां हम n21 लिखेंगे संकेत में। n21 का मतलब हुआ कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर n12 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां अगर उसी चीज को यहां निकालना हो, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी n21 निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो n1 बट्टा n2 हम लिखे थे ना। n1 और n2 क्या है? माध्यम 1 में माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात है। तो माध्यम 1 में निरपेक्ष अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे? यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक जो होगा वही माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक हम निकालने के लिए वायु में जो प्रकाश का चाल होगा और माध्यम 1 में जो प्रकाश के चाल होगा उसका अनुपात निकालेंगे। तो यहां हम लिखे हुए हैं कि वायु में प्रकाश का चाल c है, तो चलिए हम c लिखते हैं ऊपर। और माध्यम 1 में प्रकाश का चाल
C1 माने हैं तो हम C1 लिखेंगे और बट्टा का चिन्ह दे देंगे। फिर N2 लिखें तो N2 पर विचार करेंगे। N2 क्या है? तो माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो माध्यम 2 में जो प्रकाश का चाल होगा उससे शून्य में प्रकाश का चाल जो C है उससे हम बात करेंगे, यानी C/C2। अब इसको देखिए तो C/C1 हो जाएगा, आई उलट जाएगा तो C2/C हो जाएगा। C से C कट गया यानी C2/C1 हो गया। इस तरह से हम जो है माध्यम 2 का माध्यम 1 के आपेक्षिक अपवर्तनांक अगर ज्ञात करना हो तो माध्यम 2 में प्रकाश का चाल और माध्यम 1 में प्रकाश के चाल के अनुपात हम निकालेंगे। तो प्रकाश के चाल के अनुपात निकालने से भी हम आपेक्षिक अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। इस तरह से आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालने के लिए 2 सूत्र हमें मिला। एक हो गया आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी माध्यम 2 के अपेक्षा माध्यम 1 का अपवर्तनांक, या माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसमें माध्यम 2 की में जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा उससे हम भाग कर देंगे तो निकल जाएगा। और एक दूसरा सूत्र हो गया कि माध्यम 2 में जो प्रकाश का चाल होगा उसमें माध्यम 1 के प्रकाश के चाल से भाग कर देंगे तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकल जाएगा। इस तरह से 2 सूत्र हमें प्राप्त हुए। अब चलिए आपेक्षिक अपवर्तनांक आपको हम समझा दिए। अब इसके बाद हम आगे समझाएंगे कि एक छड़ी को अगर हम पानी में डुबोते हैं तो जहां से उसका डूबा हुआ भाग होता है वह अपने स्थान से मुड़ा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों? यह हम लोग अपनी दैनिक जीवन में इस घटना का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम देखेंगे। सतह पर पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। इसके लिए एक बर्तन की कल्पना करेंगे या ऐसे भी हम दर्शा सकते हैं। 2 ठो माध्यम ले लेंगे, कल्पना करेंगे 2 माध्यम की। यह वायु है मान लीजिए और यहां मान लीजिए जल है, ये जल है। एक छड़ी को हम इस जल में हम ऐसे दिखा दें। मान लीजिए एक छड़ी है, मान लीजिए एक छड़ी है। ये छड़ी का जो नीचे वाला भाग है यहां से जो पानी की सतह से नीचे है, यह अपने स्थान से मुड़ा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये पहले भी बतलाए थे आपको कि ये सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटती है। तो चलिए हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और कैसे ये छड़ी जो है सतह से मुड़ी हुई नजर आती है। इस पर हम ध्यान देंगे। छड़ी के जो निचला सिरा है जो पानी में डूबा हुआ है, इससे निकलते हुए 2 किरणों की कल्पना करेंगे। एक किरण मान लीजिए यहां से ऐसे जा रही है और एक किरण मान लेंगे कि
ये ऐसे जा रही है। एक मिनट, ये दो किरण है, ये दोनों किरण जो है छड़ी के निचले सिरे से निकल रही है और यह जल से होते हुए निकल रही है। अब यहां से ये वायु में प्रवेश करेगी तो यह सघन माध्यम है। जल जो है वायु के अपेक्षा सघन माध्यम है। तो जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसके पहले हम बताए थे कि कोई भी प्रकाश की किरण जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। चलिए मान लीजिए यहां एक अविलंब हम खींचते हैं, यह अविलंब हो गया, यह आपतन बिंदु हो जाएगा। ये प्रकाश की किरण निकल करके जहां पर एक टकराती है सतह पर, उसको हम आपतन बिंदु मान लेंगे। उसी तरह से इस किरण के लिए आपतन बिंदु यहां, यह हो गया। इस आपतन बिंदु पर अविलंब हम खींचते हैं। अब इन प्रकाश की किरणों को ऐसे सीधी निकलना चाहिए, ऐसे सीधे निकलना चाहिए, लेकिन ये ऐसे सीधे नहीं निकलती है, ये अपनी पूर्व पथ से ऐसे मुड़ जाती है, अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है। ये किरण भी अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है। अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है, अपने अविलंब से दूर हटती है। ये भी किरण अपने अविलंब से दूर हट रही है क्योंकि यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। और यहां पर कोई अगर खड़ा है और उसका आंख अगर यहां पर लगा हुआ है तो वह आदमी जो है, अब ये दोनों किरण जो मुड़ी हुई है इसी के सीध में वह छड़ी को देखेगा। यानी छड़ी जो है यहां से मुड़ी हुई, देखिए इस तरह से छड़ी तो सीधी है, लेकिन यहां पर जो दर्शक है, जो देखने वाला है, उसको यह छड़ी यहां से मुड़ी हुई नजर आएगी। इस तरह से प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में बुड़ा हुआ छड़ी अपनी सतह से टेढ़ी दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है। इसी तरह से किसी बर्तन में अगर पानी रखा हुआ है, उसमें हम सिक्का रखे हुए हैं, तो सिक्का जो है अपने स्थान से ऊपर उठा हुआ नजर आता है। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों को प्रिज्म के बारे में हम समझाने जा रहे हैं। ये देखिए प्रिज्म की आकृति दी गई है। प्रिज्म जो है किसे कहते हैं, पहले इस पर हम ध्यान देंगे। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म को जो है हम आकृति बना करके भी दिखाते हैं, आप लोग उसको गौर से देखिएगा। ये जो आकृति बनाई गई है इसमें उतना आपको स्पष्ट नहीं होगा, हालांकि इसको भी हम स्पष्ट देख सकते हैं। ये नीचे जो है आधार है, ये समतल भाग है, समतल पृष्ठ है। ये एक ठो पृष्ठ है, ये भी समतल है और ये भी समतल पृष्ठ है। यानी यह तीन समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है। ये जो समतल पृष्ठ है और ये जो समतल पृष्ठ है, इनके बीच का यह कोण है। इसका नाम हम ए बी लिखते हैं। चलिए
ए सी हो गया, ये डी हो गया, यह ई हो गया और यह एफ हो गया। अब इसको हम एक आकृति बना करके आपको समझा रहे हैं, उसको आप लोग जरा गौर से देखेंगे। ये तीन ठो जो है पुस्तक लिए हैं, ये तीनों को समतल क्षेत्र मान लीजिए, एक को हम नीचे कर दिए और एक को जो है इधर बगल से हम ऐसे दिखाना चाहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे इसको, ये जो आकृति बनी हुई है कितने समतल क्षेत्र से बनी हुई है? 3 समतल क्षेत्र है, एक नीचे है और 2 बगल में है। ये दोनों बगल में जो समतल क्षेत्र है, अगर एक समतल क्षेत्र से प्रकाश की किरण अगर आपतित होती है और दूसरे समतल क्षेत्र से प्रकाश की किरण अगर निर्गत हो जाती है, तो इन दोनों सतह को हम अपवर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह। और जो सतह इसका नीचे है वह हो जाएगा प्रिज्म का आधार। ठीक ऐसे ही आकृति यहां पर हम बनाए हुए, उसको समझने की आप कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये दोनों अपवर्तक सतह जहां पर मिले हुए हैं, यानी यहां पर जो मिले हुए हैं, यह एक रेखा के रूप में है, यह एक रेखा के रूप में है। ऐसे ही हम बताए थे आप लोगों को, ये एक रेखा के रूप में है, तो इसको हम अपवर्तक का कोर कहते हैं। अपवर्तक कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक कोर। अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि यह एक समतल पृष्ठ हो गया, इससे प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, और ये दूसरा जो समतल पृष्ठ है इससे निर्गत होती है। तो ये दोनों अपवर्तक सतह, इन दोनों सतह को हम अपवर्तक सतह कहेंगे। और इन दोनों अपवर्तक सतह से ये जो सीधी रेखा में कोर बन रहा है, ये भी, इसको हम अपवर्तक कोर कहेंगे। अब देखिए, इन दोनों अपवर्तक सतह के बीच जो यहां कोण बन रहा है, इसको हम प्रिज्म का कोण कहते हैं या अपवर्तक कोण भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इस प्रिज्म से प्रकाश का किरण कैसे आपतित होती है और अपवर्तन के बाद एक कैसे निर्गत होती है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम व्याख्या करेंगे, इसको आप देखेंगे। पहले यहां प्रिज्म की परिभाषा हम लिख देना चाहते हैं, जो आप याद करेंगे। किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों से घिरे किसी पारदर्शक भाग को पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म के बारे में समझ गए। अब इसके बाद इसको विस्तार से, इसमें कैसे जो है प्रकाश की किरण आपतित होती है, कैसे निर्गत होती है, इसे हम जानेंगे। इसके लिए एक हम ड्राइंग बोर्ड लेते हैं। मान लीजिए यही ड्राइंग बोर्ड है। इस पर एक ताव सादा कागज रख करके और
उसको हम स्थिर कर देते हैं, यानी चिपका देते हैं। मान लीजिए यही सदा कागज है, इसे ड्राइंग बोर्ड पर हम चिपका देते हैं। अब इस पर जो है एक प्रिज्म को रखते हैं, जो उसका त्रिभुजाकार भाग है, उसी के सहारे इस कागज के बीच भाग में उसको हम खड़ा कर देते हैं। उसके त्रिभुजाकार जो भाग होता है उसको जो है उसी आधार पर खड़ा करते हैं, यानी उसी को नीचे करते हुए हम खड़ा कर देते हैं प्रिज्म को। अब उसका त्रिभुजाकार भाग एकदम नीचे हो जाएगा इस तरह से, और उस प्रिज्म के जो निचला भाग है, आधार है, उसका परिसीमा हम पेंसिल के नोक से खींच लेते हैं, और खींच लेने के बाद प्रिज्म को वैसे ही रहने देते हैं। अब जो है इसका इधर वाला जो कोर है, इस कोर के निकट 2 पिन लेते हैं, जिसको चित्रानुसार गाड़ देते हैं पिन को गाड़ देते हैं। 2 पिन लेते हैं, उसको हम गाड़ देते हैं। अब प्रिज्म के दूसरे जो कोर है, उधर से इन दोनों पिनों को देखते हुए 2 और पिन R और S इस प्रकार हम गाड़ते हैं कि चारों पिन एक सीध में हो, पिन R और पिन S बिल्कुल पिन P और पिन Q के सीध में हो। इस तरह से हम गाड़ते हैं। हाँ, एक बात का और ध्यान हम रखते हैं, इन पिनों के बीच की दूरी जो है कम से कम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखिए, प्रिज्म को अब हटा देते हैं और P से हम Q को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं, यह जो है आपतित किरण को दर्शाएगा। और फिर इधर R और S से R को मिलाते हुए इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे की ओर हम बढ़ाते हैं। यह जो है निर्गत किरण होगा, और इसको हम इससे अगर जोड़ते हैं तो यह जो है अपवर्तित किरण होगा, इस तरह से प्रिज्म के किसी एक समतल भाग से, एक समतल पृष्ठ से प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो वह उसके अंदर अपवर्तित होते हुए निर्गत होती है। इस तरह से हम इन किरणों को देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें विचलन का कोण बनता है। विचलन का कोण कहां पर बनता है उसको देखेंगे। ये PQ किरण जहां आपतित होती है, इस पर हम एक अविलंब आपतन बिंदु पर खींचेंगे, और उसी तरह से SR किरण प्रिज्म के जिस कोर से निर्गत हो रही है, उस कोर पर एक अविलंब हम खींचते हैं। यह अविलंब ऐसे होगा। अब देखिए, आपको हम बता चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। इसलिए ये अविलंब, और जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है, और जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है। तो यहां तो वायु विरल माध्यम है और कांच जो है सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब है, इस अविलंब से यह दूर हटती है। लेकिन इसका पूर्व पथ कौन होगा? यही इसका पूर्व पथ होगा।
ये अपने पूर्व पद से जो विचलित होती है, ये कैसे विचलित होते हैं, ये देख रहे हैं, कुछ कोण बना रही है ना। अब यहां पर आइए देखिए, ये निर्गत किरण है आर एस, इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो PQ का जो पूर्व पथ होगा उससे ये टकराती है, इससे ये मिलती है, और मिलने के बाद यहां जो कोण बनता है वहीं विचलन का कोण होता है। इसी को हम विचलन का कोण कहते हैं। इस तरह से हम किसी प्रिज्म में प्रकाश की किरण कैसे आपतित होती है, कैसे अपवर्तित होती है और कैसे निर्गत होती है, और निर्गत होने के बाद ये विचलन का कोण कहाँ बनता है और कैसे बनता है, इसको आप समझ गए बहुत अच्छे तरह से। अब चलिए आगे जो है अगले दिन आपको हम बताएंगे, और अभी आपको जो हम बताए हैं इस पर ध्यान देते हुए जितना हम पढ़ाए हैं उसको आप घर पर जरूर दोहराने की कोशिश करेंगे। और अभी हम सबको अगर लिखवाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा बोर्ड पर लिखवाने पर, इसलिए हम जो है आपको एक पन्ना पर लिख करके क्वेश्चन आंसर और व्हाट्सएप पर डाल देंगे, तो उसे आप याद करेंगे। अभी जो समझाए हैं उसको समझने के लिए फिर अपनी पुस्तक खोल करके जो जो टॉपिक हम समझाए हैं उसको फिर से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद।